बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उन ड्रग्स के हवाले से बात करेंगे जो नर्वस सिस्टम के हवाले से नर्वस सिस्टम की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बढ़ाते हैं या कुछ ऐसे फैक्टर जो नर्वस सिस्टम को मुतासिर करते हैं, तो ये ड्रग्स जो है उसके फैक्टर को कम करते हैं और नॉर्मल फंक्शन को बहाल करते हैं। ऐसे ड्रग्स जो नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करे, हम उन्हें नर्वस सिस्टम इफेक्टिंग मेडिकेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले इनमें एनेस्थेटिक ड्रग्स आते हैं। एनेस्थेटिक ड्रग्स के हवाले से बात करें तो इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स में हम एनेस्थीसिया की डेफिनेशन पढ़ेंगे और एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया के हवाले से बात करेंगे और स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया और जनरल और लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के हवाले से बात करेंगे और कॉमन एनेस्थेटिक एजेंट्स उसके हवाले से भी बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स है जिसमें हम एनेस्थेटिक एजेंट्स ले सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है कि जिसमें हम एनेस्थेटिक मेडिकेशन नहीं ले सकते। इसी तरह जनरल लोकल एनेस्थीसिया को भी हम कंपेयर करेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे कि नर्सिंग का मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो इन पास्ट एरा माजी में बहुत सालों पहले 1700 में पहले जो एनेस्थेटिक ड्रग्स थे उसको इस तरह इस्तेमाल किए जाते थे ताकि किसी भी शख्स को बेहोश किया जा सके। क्योंकि मेडिकल फील्ड में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन आज के दौर में मेडिकल फील्ड बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है और बाकायदा इसके अंदर एक प्रोफेशनल डिग्री भी आ चुकी है। FCPS किया जाता है एनेस्थीसिया के अंदर, जैसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया जो है सिंपल डेफिनेशन लॉज ऑफ सेंसेशन, मतलब लॉज ऑफ सेंसेशन से मुराद ये होता है कि ऐसा अमल जिसमें एनेस्थेटिक मेडिकेशन को इस्तेमाल करते हुए पेशेंट को बेहोश किया जाता है। ठीक है, अब एनेस्थीसिया के भी दो तरीके हैं। एक में पेशेंट को बेहोश किया जा सकते हैं, ठीक है, जिसे हम विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इफेक्ट भी कहते हैं, और एक में पेशेंट को जो है नींद बेहोश किया जाता है। नींद बेहोश से मुराद ये होता है कि उसके आधी पार्ट जो होती है बॉडी के लोअर पार्ट, जैसे कि लोअर लिम्स हो गए, वो बेहोश तो हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट जो है उसका जो कॉग्निशन होता है, देखना, सुनना, बोलना, वो सब जो है मेंटेन रहता है। वो कौन सी एनेस्थीसिया है, उसका नाम क्या है, हम बाद में पढ़ेंगे। तो एनेस्थीसिया क्या है? लॉस ऑफ सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस लॉस भी कर सकता है और पेशेंट जो है कॉन्शियस भी रहता है। मिसाल के तौर पे एनेस्थीसिया में कुछ ऐसे टाइप्स है, जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया जब वो लगाते हैं तो पेशेंट जो है उसके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट तो सुन हो जाते हैं, उसमें बेहोशी आती है, लेकिन मरीज जो होता है वो अलर्ट रहता है, कॉन्शियसनेस उसकी बरकरार रहती है। एनेस्थीसिया की वजह से जो वाइटल फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो टेम्पररी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ज़्यादातर एनेस्थेटिक मेडिकेशन 2-3 इकट्ठे लगाए जाते, एक साथ लगाए जाते, ताकि पेन के जो इम्पल्स है उसको भी ब्लॉक किया जा सके और जो न्यूरोनल पाथवे है जो बॉडी और ब्रेन के दरमियान जो कनेक्शन है उसको भी रोक सके। तो ये सिंपल डेफिनेशन है लॉस ऑफ सेंसेशन। एनेस्थीसिया के टाइप्स की बात करें तो दो बेसिक टाइप्स है। एक को लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। लोकल एनेस्थीसिया को पेन फ्री स्टेट भी कहते हैं, मतलब ये प्रोवाइड करती है पेन फ्री स्टेट स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन। लोकल एनेस्थीसिया जो है ये स्मॉल एरिया में लगाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें पेशेंट जो है वो फुली कॉन्शियस रहता है। लोकल एनेस्थीसिया के भी फिर दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड केमिकल। एक का नाम ईस्टर है और दूसरे का नाम अमाइड है। ईस्टर के अंदर क्लोरोप्रोकेन आते हैं, प्रोकेन आते हैं और टेट्राकेन आते हैं, जबकि अमाइड के अंदर लिडोकेन, मेपिवेकेन, पेरिलोकेन और इसके अलावा बुपिवेकेन और एटिडोकेन, ये अमाइड ग्रुप के अंदर आते हैं। ईस्टर केमिकल का स्ट्रक्चर है और अमाइड के अंदर लिडोकेन वगैरह आते हैं। लोकल एनेस्थीसिया मिसाल के तौर पर सुचर लगाने के लिए, टांगों लगाने के लिए जो एनेस्थीसिया लगाते ये लोकल है, इसमें पूरी बॉडी पार्ट को सुन नहीं किया जाता। इसी तरह लोअर लिम्स में अगर किसी पार्ट की सर्जरी हो रही है, हार्ने की सर्जरी हो रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं वो भी इसकी ग्रेट एग्जाम्पल में शामिल है।
जनरल एनेस्थीसिया जो है ये भी पेन फ्री स्टेट, मतलब इसके जरिए भी पेन फ्री स्टेट मिलता है, लेकिन ये एंटायर बॉडी का है, याद रखना है, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया जो है ये दो तरीके से दे सकते हैं, एक पेरेंटरली मतलब आईवी देते हैं, और सेकंड जो है इनहेलेशन के जरिए देते हैं। मतलब जनरल एनेस्थेटिक के भी दो टाइप्स है, एक को हम गैस एनेस्थीसिया कहते हैं और दूसरे को हम आईवी एनेस्थेटिक कहते हैं। इसी तरह लोकल एनेस्थेटिक के भी मजीद 3 टाइप्स है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया में अगर इनहेलेशन एनेस्थीसिया की बात करें तो ये गैस में, इसके अंदर गैस आते हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हेलोथेन हो गया, आइसोफ्लोरेन हो गया और सीओफ्लोरेन हो गया। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड इसमें बहुत कॉमन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन देते हैं। हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन और सीओफ्लोरेन, एन वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब कि ये आईवी इनहेलेशन एनेस्थीसिया है। तो यहां से क्लियर हो गया कि जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशन के दो टाइप से, एक आईवी लगाया जाता है और दूसरा जो होता है वो बेसिकली गैस की सूरत में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन लगाया जाता है। अच्छा, एनेस्थेटिक की सेकेंड टाइप आईवी जिसे पेरेंटरल लगाते हैं, उसके अंदर बेंजोडाइजेपिन आते हैं। बेंजोडाइजेपिन में जैसे कि मिडाजोलाम हो गया, इसी तरह प्रोपोफोल हो गया, थायोपेंटाल, केटामाइन, और इसके अलावा ओपियोइड्स के अंदर फेंटानिल्स वगैरह देते हैं, ठीक है। तो यहां से भी इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर हो रही है। अच्छा जी, अब लोकल एनेस्थीसिया के जैसे मैंने बताया कि 3 टाइप से, एक को टॉपिकल एनेस्थीसिया कहते हैं। टॉपिकल वर्ड का मतलब स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि पेन किलर हो गया, जाइलोकेन हो गया, डिक्लोरान-ट्यूब हो गया, ठीक है, वेंटोजिनो हो गया, ये तमाम के तमाम लोकल एनेस्थीसिया है, ठीक है। ये टॉपिकल स्किन के ऊपर इसको लगाए जाते हैं, ओपन एरिया पे, और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर लगाए जाते हैं। ज्यादातर कैथेटराइजेशन केमल में भी जो कैथेटर होता है, फॉलिस वगैरह, उसके ऊपर भी जाइलोकिन जेल लगाते हैं ताकि स्मूथली जो है ये यूरिथ्रा के अंदर पास हो जाए। सेकंड टाइप है लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। यू मस्ट रिमेंबर ये इंजेक्शन की फॉर्म में होता है और ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं, स्पेसिफिक पार्ट में टिश्यूज के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली ये जो एनेस्थीसिया होता है ये डेंटल प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल होता है। मतलब डेंटल प्रोसीजर के मतलब रूट कैनाल के जरिए या दांतों को निकालने के जो अमल होता है, तो गम्स के अंदर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, या इसी तरह जो छोटे मोटे टांके लगाए जाते हैं, ठीक है, स्विचर वगैरह, उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं, खास पार्ट के अंदर इसको लगाया जाता है। और इसके अलावा बायोप्सी, बॉडी के किसी छोटे से पार्ट को निकालने के लिए भी इसको इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। बोन मेरो बायोप्सी को निकालने के लिए पेनफुल मरहला होता है, तो उस दौरान भी लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया लगाया जाता है। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेट करना, मेम्ब्रेन को क्रॉस करना। रीजनल एनेस्थीसिया जो होता है ये बेसिकली रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लगाए जाते हैं ताकि बॉडी के जो स्पेसिफिक नर्व है, ठीक है, लोअर बॉडी साइड्स, उसको ब्लॉक किया जा सके। तो ये भी लोकल एनेस्थेटिक के टाइप से, ठीक है, नर्व के एरिया को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, और जो एरिया उस नर्व से कंट्रोल में रहता है वो एरिया उस नर्व से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो जो नर्व होता है उसको स्पेन के सिग्नल नहीं मिल पाते और वो सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता। पेशेंट को प्रिपेयर करना है लोकल एनेस्थीसिया। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया जो है ये नर्स जो है कैसे पेशेंट को रेडी करता है, ये सिमिलर हो भी सकता है, सिमिलर हो भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पे लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया के प्रोटोकॉल अलग है, टॉपिकल के प्रोटोकॉल अलग है और रीजनल के अलग है, लेकिन फिर भी पेशेंट को आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि एनेस्थेटिक मेडिकेशन कैसे एडमिनिस्टर करने होंगे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इसकी होगी। पेशेंट की एलर्जी हिस्ट्री कलेक्ट करना जरूरी है, और जब एप्लीकेबल हो, किसी भी जगह पर लगाना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्किन पे लगाना है तो उस जगह को वॉश करना है, और इसी तरह अगर वर्टिब्रल कॉलम में लगाना है तो वहां पर एंटीसेप्टिक लगाना है, और अगर स्विचर वगैरह लगाना है, मिसाल के तौर पे सर के अंदर टांग के आ गए तो उस एरिया को शेव करना है, जरूरी है। इस तरह पेशेंट को एनपीओ पे रखना है, ठीक है, रीजनल एनेस्थीसिया की बात हो रही है। और जो सिडेटिव ड्रग्स है, कुछ एडिशनल सपोर्ट के लिए, ठीक है, मिडाजोलाम वगैरह, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, वो भी इसके साथ लगाए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स, प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं वो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एनेस्थीसिया से पहले लगाते हैं, ठीक है,
और इसमें पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो होते हैं ये इसको एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी होता है और इन टाइम टू प्रोड्यूस देयर इंटेंड इफेक्ट। मतलब अगर आपने अपने एनेस्थीसिया का अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करना है तो उससे पहले जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है वो जरूरी लगाना है। अगर प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स नहीं लगाए गए, फेलियर टू गिव द प्री एनेस्थेटिक ड्रग ऑन टाइम, तो उसके नतीजे में रिस्पिरेटरी सिक्रीशन बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट आपने वार्ड से ओटी के अंदर शिफ्ट किया और अब उसको एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया लग रहा है, ठीक है। एज अ नर्स आपने वहां पर इसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन नहीं दिए। प्री एनेस्थेटिक में बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लाइक आपने उसको बेंजोडाइजिपिन नहीं दिया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया, तो उसकी वजह से डायरेक्ट जब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इसको एनेस्थीसिया देगा उसके रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसके नतीजे में जो एनेस्थेटिक मेडिकेशन है ये जाके, ये गैसेस जाके ये मसल्स को क्या करेंगे, लंग्स के लाइनिंग को, म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करेंगे, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा, इसके नतीजे में इरिटेशन होगी और ये इरिटेशन क्या करेगी, रिस्पिरेटरी सिक्रीशन को बढ़ा देगी, म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ जाएगी और इसी तरह हो सकता है कि ये पेशेंट की जो सर्जरी वो पोस्टपोन्ड हो जाए। इसी तरह हार्ट रेट को मॉनिटर करना जरूरी है, प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन देनी है ताकि हार्ट रेट नॉर्मल रहे, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। और इसी तरह ये पेशेंट जो ड्यूरिंग सर्जरी जो है ये दोबारा जो है कॉन्शियस हो सकता है, तो फिर एक ही तरीका है कि फिर उसका डोज जो है, डोज ऑफ द इंडक्शन मतलब सर्जरी से पहले पेशेंट को एनेस्थेटिक मेडिकेशन देने हैं ताकि वो बेहोश हो जाए, ठीक है। तो ये नर्सिंग अलर्ट है, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट इट। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स की। प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स में 5 कैटेगरीज है। नारकोटिक्स में डोरोपैराडोल है, फेंटानिल है, इसके अलावा मेफेड्रोन हाइड्रोक्लोराइड है, मॉर्फिन सल्फेट है, बार्बिटोरेट्स में फेनोबार्बिटोल है और इसके अलावा सीकोबार्बिटोल है। कार्डिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, अच्छा बार्बिटोरेट्स और नार्कोटिक्स ये क्या करते हैं, ये एडिशनल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, पेशेंट को क्या करने के लिए, एंटी एंजाइटी के लिए, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए, पेशेंट के वाइटल फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए। कार्डिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स में एट्रोफिन सल्फेट देंगे ताकि हार्ट रेट बढ़ जाए। इसके अलावा ग्लाइकोपायरोलेट है और इसके अलावा स्कोपोलमीन है। अच्छा, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स ऐसे ड्रग्स है जो हार्ट बीट को नॉर्मल रखते हैं। वैसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर का काम ये होता है कि हार्ट बीट को कम करे, लेकिन ये मेडिसिन जाएंगे और उस रिसेप्टर को, मस्कुरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में हाइड्रोक्सीजीन आता है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोक्सीजीन के अंदर एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। पेशेंट को आपने लगा दिया और पेशेंट अभी जा रहे एनेस्थीसिया में, तो हो सकता है कि उस एनेस्थेटिक मेडिकेशन की वजह से उसको वोमिट हो जाए, लेकिन आपने पहले से 1 घंटा 2 घंटे पहले आपने अपने टाइम पर प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स लगा चुके हैं तो इसके चांसेस कम होंगे। इसी तरह ग्रेविनेट वगैरह भी दे सकते हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग्स में क्लोरोडाइजिप्रोक्साइड आते हैं, डाइजिपाम आते हैं और इसके अलावा मेडाजोलाम आता है। जनरल एनेस्थीसिया कौन सा स्टेट है, न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टेट है। न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टेट का मतलब नर्वस सिस्टम से जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन आते हैं, मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस और कॉन्शियसनेस, मूवमेंट, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये सब क्या हो जाएंगे, टेम्पररी लॉस हो जाएंगे। तो जनरल डेफिनेशन क्या है, न्यूरो फिजियोलॉजिकल स्टेट जो कि जनरल एनेस्थेटिक मेडिकेशन से प्रोड्यूस होते हैं और इसके 5 बुनियादी इफेक्ट है। नंबर 1 अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश हो जाएगा। एमिनेसिया, पेशेंट के अंदर लेक ऑफ मूवमेंट होगी। एनाल्जेसिया, पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाएगा। और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज, नी जर्क वगैरह, ये सब क्या हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। और स्केलेटल मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है ये सब क्या हो जाएंगे, इनहिबिट। हम इसे जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। यू मस्ट रिमेंबर, जनरल एनेस्थीसिया पूरे बॉडी को क्या कर देती है, अनकॉन्शियस कर देती है। अच्छा जी, कौन कौन से ऐसे चॉइस है जिसमें हम ये लगा सकते हैं,
तो भाई सीधी बात है, नंबर 1 फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का फिजिकल कंडीशन कैसा है, क्या वो एनेस्थीसिया के लिए तैयार है, उसकी उम्र कितनी है, उम्र रसीदा तो नहीं है। इसी तरह कौन से एरिया क्या ऑपरेट हो रहा है और कौन सा ऑर्गन है, हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है, ठीक है। इसी तरह कौन सा सिस्टम है, और इसके अलावा एंटीसिपेटेड लेंथ ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, तो बहुत ही आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये 3 बड़े फैक्टर है, नंबर 1 फिजिकल कंडीशन, नंबर 2 कौन से पार्ट किस जगह के और किस सिस्टम का हो रहा है, और कितनी लेंथ है, ये सर्जरी कितने टाइम तक जा सकती है। उस हिसाब से जो है एनेस्थीसिया की ड्रग्स के चॉइस और उसके जो है डोज को मैनेज किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एनेस्थीसिया 2 तरीकों से, आईवी होता है और इनहेलेशन, ठीक है। गैस एनेस्थेटिक जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया जाता है और पेशेंट को ये इनहेल किया जाता है इस फॉर्म में। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ये भी प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स है, ठीक है। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स को, यानी मसल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन के लिए प्रोड्यूस करते, लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक खास प्रोसीजर होता है एब्डोमेन के अंदर, इसके अलावा ट्रेकियोस्टमी होता है, यानी कि एंडोट्रेकियल ट्यूब को जब इंसर्ट करते हैं वेंटिलेटर के पेशेंट में, तो उस दौरान जो स्केलेटल मसल्स है उसके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन हुई तो खुदा न खास्ता नेगेटिव कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं, सीवियर कॉम्प्लिकेशन। तो स्केलेटल मसल जो है अनइंटेंडेबल या गैर यकीनी कंट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एट्राक्यूरियम बिसैलेट आता है, ये सारे इसके मेडिकेशंस है। वैसे ये मेडिकेशन ज्यादातर इसमें बहुत कम ऐसे होते हैं, सक्सेनाइल कोलिन क्लोराइड हो गए। इसके अलावा ये अहम चीजें, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जो ब्रांड है 2-3 ब्रांड, उसमें आप इसको जो है रिकॉग्नाइज करें ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। जैसे कि सक्सेनाइल कोलिन हो गया, सक्सेनाइल कोलिन के अलावा एट्राक्यूरियम बिसैलेट, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के स्टेजेस, वैसे तो स्टेजेस के 3 हैं, लेकिन ये और स्टेजेस जो इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं ये सर्जरी एनेस्थीसिया के डोज के स्टेजेस है, 3 स्टेजेस है। इसके अलावा एडिशनल मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नंबर 1 इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब मरीज को एनेस्थीसिया करना। नंबर 2 आता है मेंटेनेंस, मरीज को बेहोश रखना। और नंबर 3 आता है रिकवरी, मरीज को कॉन्शियसनेस की तरफ लेके आना, ठीक है। यहाँ पर जो 4 स्टेजेस हैं ये डोज के हिसाब से। स्टेज 1 फौरन अगर हम एनेस्थीसिया को एडमिनिस्टर करेंगे तो उसके नतीजे में पेशेंट क्या हो जाएगा, पेशेंट फौरन जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया एनेस्थेटिक ड्रग्स की, और जब पेशेंट की कॉन्शियसनेस खत्म हो जाए, मतलब अनकॉन्शियस हो जाए, तो ये स्टेज 1 कहलाता है और इसे हम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। स्टेज 2 डिलीरियम और इसमें एक्साइटमेंट होता है। स्टेज 2 जो है ये डिलीरियम का स्टेज है। डिलीरियम क्या है, ये एक मेंटल स्टेट है जिसमें पेशेंट कंफ्यूज रहता है, डिसओरिएंटेड होता है, और थिंकिंग और कॉग्निशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है। मतलब पेशेंट इधर उधर देख रहा होता है, डिसओरिएंटेड होता है, कंफ्यूज हो जाता है, और इसके अलावा सोचने और बोलने की सलाहियत इसमें खत्म हो जाती है। एक्साइटमेंट जो होता है, पेशेंट के अंदर अनकंट्रोलेबल मूवमेंट आती है, और आईलैश जो पलकों के ऊपर मसल्स वगैरह होते हैं इसके रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं। पेशेंट जो है हाइपरटेंशन में जा सकता है और टेकिकार्डिया में भी जा सकते हैं। और इस स्टेज के अंदर जो वॉल्यूंटरी मसल्स है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, जाहिर सी बात है नाम एक्साइटमेंट इसका रखा गया है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। स्टेज 3, अच्छा स्टेज 2 से बचने के लिए स्टेज 3 पे मरीज को लेके आने के लिए डोज थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि स्टेज 3 में क्या हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है। टेकिकार्डिया को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके नतीजे में सर्जरी पोस्टपोन्ड हो सकती है। तो इसीलिए डोज, इतना ज्यादा डोज देंगे शुरू में कि पेशेंट स्टेज 1 के बाद डायरेक्ट स्टेज 3 पे आ जाएगा। स्टेज 3 जो ये आइडियल स्टेज है, परफेक्ट स्टेज है, इस स्टेज के अंदर सर्जरी परफॉर्म हो सकती है, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम वाइटल जो फंक्शन होते हैं या वाइटल साइंस जो होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी रेट, इसके अलावा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, और ये इस स्टेज के ऊपर सर्जरी परफॉर्म होती है। स्टेज 4 मेडुलरी पैरालिसिस है, ठीक है,
और इस स्टेज के अंदर पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस में भी आ सकता है। स्टेज 4 जो है इसके अंदर रिस्पायरेटरी पैरालिसिस होती है, जो मेडुलरी रीजन है जहां से रिस्पायरेटरी सेंटर को कंट्रोल किया जाता है, वहां ये इफेक्ट कर सकता है और पेशेंट फौरन कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। और एक बात याद रखना कि ये रेयर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज होता है एनेस्थीसिया का, और ये ओवरडोज ऑफ एनेस्थेटिक मेडिकेशन की वजह से आता है। ठीक है, फर्स्ट इंडक्शन है। ठीक है, इंडक्शन का मतलब इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने लॉस ऑफ कॉन्शियस का बताया, इसे इंडक्शन भी कहते हैं। सेकंड एक्साइटमेंट है। थर्ड जो है ये ऑपरेटिव है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशन हो सकता है। फोर्थ जो ये डेंजर है। डेंजर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मेडुलरी रीजन के अंदर पैरालिसिस हो जाती है और रिस्पायरेटरी सेंटर डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, प्री एनेस्थीसिया पेशेंट के जो तमाम टास्क वगैरह होते हैं, जैसे कि फिजिशियन जो बताता है, ये हॉस्पिटल की जो पॉलिसी होती है, एक दिन पहले या 48 घंटे पहले या सर्जरी से शाम पहले या सुबह के टाइम पर तमाम रिकॉर्ड पेशेंट के चार्ट्स वगैरह इसको मेंटेन करना। ठीक है, वैसे ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर हॉस्पिटल की अलग अलग पॉलिसी होती है। इसी तरह पेशेंट से डायरेक्ट वर्बल इंटरव्यू के बाद अगर आपको पता है कि कौन कौन से मेडिसिन से पेशेंट को एलर्जी है और आपको सस्पेक्टेड है, आपको शोबा है कि ये मेडिसिन से हो सकता है पेशेंट को एलर्जी हो जाए, तो आपने उसको लिस्ट में ऐड करना है। प्री एनेस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री ऑपरेटिव ड्रग्स को एडमिनिस्टर करना बहुत जरूरी है कि अगर आप इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया के अगर आप डिजायरेबल इफेक्ट लेना चाहते हो और अच्छी सर्जरी परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है ये नर्सेस की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट वो होती है। ठीक है, केयर होती है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो बेड में रहे, क्योंकि आपने क्या लगाना है, आपने प्री एनेस्थेटिक ड्रग लगा दिया, उसके अंदर भी बेहोशी होती है। बेड में रहे और जो साइड रेल होते हैं, ठीक है, बेड के जो दोनों साइड पर जो रेल होते हैं, जाली होती है, उसको उठा के रखना है ताकि पेशेंट जो है सडन फॉल ना हो जाए और सर्जरी पोस्टपोन ना हो जाए। पोस्ट एनेस्थीसिया पेशेंट की ABC, एयर, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, इसको मॉनिटर करना है। ठीक है, पेटेंसी देखनी है, रिस्पायरेटरी स्टेटस देखना है और ऑक्सीजन भी देना है अगर जरूरत पड़े। पेशेंट की पोजीशनिंग को मेंटेन रखना है, ठीक है, ताकि एस्पायरेशन ना हो जाए। मिसाल के तौर पे पेशेंट ने वोमिट किया और उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला गया, ट्रेके में चला गया, तो उसकी वजह से एस्पायरेशनल निमोनिया हो सकता है। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, पल्स को मॉनिटर करना है और जो IV लाइंस है उसको मेंटेन करना है। कैथेटर का ख्याल रखना है, कैथेटर की खराब तो नहीं है, कोलैप्स नहीं हो या नोजोकोमियल इन्फेक्शन ना लगे। ठीक है, इसी तरह सर्जिकल ड्रेसिंग रखनी है। ठीक है, और पेशेंट को 5 से 15 मिनट बाद चेक करना है ताकि वो एनेस्थीसिया स्टेट से बाहर निकल रहा है या नहीं, रिकवरी की तरफ आ रहा है या नहीं। अच्छा जी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एनेस्थेटिक रिस्पॉन्स को अल्टर कर सकते हैं? ठीक है, 5 ऐसे फैक्टर है। नंबर 1 सोलुबिलिटी। एनेस्थेटिक मेडिकेशन, उसकी सोलुबिलिटी कितनी है, फास्ट है, स्लो है, अच्छी है, बेड है, प्लाज्मा के अंदर सोलुबल हो रहा है या नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन इन इंस्पायर एयर, ये हम गैस की बात कर रहे हैं कि अगर गैस इनहेलेशन आप दे रहे हो तो उसमें कितनी मिकदार है एनेस्थेटिक मेडिकेशन की। सेकेंड, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब लंग्स और अल्विलाई के अंदर कितनी वेंटिलेशन हो रही है, कितने अमाउंट में आप जो है एनेस्थेटिक गैस एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर कर रहे हो। इसके बाद चौथे नंबर पर पल्मोनरी ब्लड फ्लो। लंग्स में अल्विलाई के अंदर कितनी ब्लड फ्लो है कि वो उस गैस एनेस्थेटिक को एब्जॉर्ब करके डिफ्यूजन के अमल से पूरी बॉडी तक उसको फैलाया जा सके। इसी तरह आखिर ये आर्टीरियो वेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आर्टीरियो वेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जो आर्टरी और वेन्स के जो एरिया होता है, जो कैपिलरीज का एरिया होता है, उसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन है इस गैस की रसाई कितनी मुमकिन है अल्विलाई के अंदर, जो अल्विलाई के सराउंडिंग एरिया में जो आर्टरी और वेन का जो बंच होता है, जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उस तक कितनी रसाई की मुमकिन है, कितनी मिकदार में जा रहा है और आर्टरी और वेन्स उसको कितनी मिकदार में अपने साथ पूरी बॉडी तक लेके आती है। में से
आर्टीरियोवेनस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। अगर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब सर्जरी के जो एनेस्थेटिक है, गैस एनेस्थेटिक, ये अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर कम है तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। इसी तरह अगर ब्लड फ्लो कम है तब भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। वेंटिलेशन ठीक नहीं हो रही, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन कम है, अच्छा नहीं होगा। सोल्युबिलिटी अगर अच्छी नहीं है मेडिसिन की तो एनेस्थेटिक जो मेडिकेशन है उसका रिस्पॉन्स अल्टर हो सकता है। जनरल एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं? मीथोहेक्सिटेन और इसके अलावा थायोपेंटेल। ये ड्रग्स जो है आगाज में ही तेजी से काम करते, लेकिन इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत शॉर्ट है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है और इसके नतीजे में हाइप्नोसिस कंडीशन पैदा हो जाती है। हाइप्नोसिस का मतलब ये होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ये एनाल्जेसिया प्रोड्यूस नहीं करता, मतलब पेन फ्री स्टेट नहीं देता, और इसका रिकवरी जो है, मिसाल के तौर पर डोज बहुत छोटा दे दिया, स्मॉल डोज दे दिया, तो इस पेशेंट जो बहुत जल्दी इसकी रिकवरी में आ जाएगा, पेशेंट बहुत जल्दी कॉन्शियस की तरफ आ जाएगा। इसके बाद है सेकेंड इथोमिडेट। अच्छा, ये सारे आईवी मेडिकेशन है। इथोमिडेट जो है ये भी एक सप्लीमेंट है, मतलब हम इसको मीथोएक्सिटल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ इस्तेमाल करते हैं, और इसका मकसद शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर के लिए होता है। शॉर्ट सर्जिकल प्रोसीजर से मुराद ये होता है, मिसाल के तौर पर 3 घंटों की सर्जरी है तो ये गैस के साथ, गैस एनेस्थेटिक के साथ इथोमिडेट दे सकते हो, मीथोएक्सिटल के साथ दे सकते हो, और ये भी हाइप्नोटिक कंडीशन देता है, लेकिन इसमें भी एनाल्जेसिक एक्टिविटी नहीं है। इसके बाद प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल इंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और एनेस्थीसिया को मेंटेन करता है, मतलब प्रोपोफॉल लगा दिया तो फौरन पेशेंट क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा। फिर उसके साथ प्रोपोफॉल टाइम पीरियड के बाद कुछ दोबारा लगाना होगा। मिसाल के तौर पे पहले मीथोएक्सिटल लगा दिया गया, ठीक है, तो उस दौरान मेंटेनेंस रखना होता है, मतलब पेशेंट को अनकॉन्शियस रखना होता है, तो प्रोपोफॉल लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, ये सिडेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं। लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं प्रोपोफॉल। स्पेसिफिक पार्ट में बायोप्सी को रिमूव करने के लिए हम प्रोपोफॉल को लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है मिडाजोलाम। मिडाजोलाम ये भी शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन है, ये सीएनएस को डिप्रेस करता है और इसको प्री एनेस्थेटिक ड्रग के तौर पे देते हैं ताकि पेशेंट जो है एंजाइटी से रिलीफ हो जाए। ठीक है, पेशेंट को ओटी में भेजने से पहले कुछ घंटे पहले मिडाजोलाम देते हैं, और इंडक्शन में भी एनेस्थीसिया स्टार्ट करते वक्त मिडाजोलाम लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, माइनर प्रोसीजर, मिसाल के तौर पे अगर पेशेंट को कॉन्शियस रखना है और उसे किसी स्पेसिफिक पार्ट की सर्जरी हो रही तो उस दौरान भी मिडाजोलाम दे सकते हैं, मतलब लोकल में भी दे सकते हैं। सियोफ्लोरेन की बात करें तो ये इनहेलेशन एनाल्जेसिक है। देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि ये गैस है, यानी तो फ्लोरेन आ गया, क्लोरोप्रोकेन आ गया, या साइक्लोप्रोक्रेन हो गया, इथाइलिन हो गया, ये सारे गैस है। सियोफ्लोरेन जो ये इनहेलेशन एनाल्जेसिक है और इसको इंडक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब मरीज को बेहोश करते और बेहोश रखना, ये मेंटेनेंस कहलाते हैं। मैंने शुरू में बता दिया 3 अहम स्टेजेस है, एक इंडक्शन मतलब बेहोश करना, दूसरा मेंटेनेंस बेहोश रखे रहना, और तीसरा रिकवरी बेहोशी से बाहर निकालना। ठीक है। सियोफ्लोरेन जनरल एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होते हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी। साइक्लोप्रोपेन जो होता है ये भी गैस है, और साइक्लोप्रोपेन आगाज के साथ ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत फास्ट होता है, और ये भी इंडक्शन और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ स्केलेटल मसल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन। ठीक है। अच्छा, इथाइलिन की बात करें तो ये भी एनेस्थेटिक गैस है और इसका आगाज भी बहुत तेज होता है, और इससे मरीज बहुत जल्दी रिकवर होता है। ये बात याद रखना है क्योंकि इसका एनेस्थेटिक इफेक्ट बहुत जल्दी ब्रेन को लीव कर देता है, और ये एनाल्जेसिया भी देता है काफी मिकदार में, लेकिन इसके अंदर मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज नहीं है। इस तरह साइक्लोप्रोपेन है, इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इथाइलिन के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। इसी तरह रोमिफेंटानिल हाइड्रोक्लोराइड जो होता है ये भी एक गैस के अंदर ही आता है, लेकिन ये उन पेशेंट को बहुत एहतियात से लगाना है जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है फेंटाइल से। इसके बाद आखिरी है हेलोथेन। हेलोथेन के बारे में याद रखना, ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, गैसेस की फॉर्म में होता है, ओपन सरफेस में रखेंगे तो ये पेट्रोल की तरह उड़ जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे।
अच्छा, खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एंटी कन्वल्सन और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह मैं इस यूनिट के MCQs भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। दुआओं की दरख्वास्त है। वस्सलाम।